आई लव यू तो है, लेकिन 1 घंटा क्लास में थोड़ा सीरियस रहो, दूसरे बच्चों का नुकसान ना हो जो कम से कम पहली बार क्लास के अंदर हो, ठीक है। 1 बार 2 बार पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाता है किसी भी विषय को लेकर, ठीक है। और अब वापस आ जाते हैं। स्टार्ट करें भाई। आप लोग हेडिंग डालिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था हिंदी में, और इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था पर तो चले जाओ। भारतीय राज्य व्यवस्था। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो भारतीय और दूसरा, अगर इसमें से भारतीय शब्द हटा दिया जाए तो ये केवल क्या बचेगी, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था का मतलब हुआ एंटायर वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर राजनीति की जो भी फिलॉसफीज हैं, जिसके माध्यम से नीतियों को संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से शासन किया जाता है, वो सारा का सारा तामझाम। क्लियर। और अगर इसमें एक शब्द जुड़ा भारतीय, इसका मतलब कि इंडियन फिनोमिना, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीति किस तरीके से गतिशील और संचालित होती है, वो सारा का सारा। समझ रहे हो। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले आपको बिल्कुल एकदम प्रारंभिक इतिहास में जाना पड़े, क्योंकि 1947 में जब आप पूरी तरीके से आजाद हुए और 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ, तो उससे पूर्व भारत के अंदर प्रचलित जितनी भी पद्धतियां हैं शासन की, उनका कहीं ना कहीं भारत के संविधान में आपको एक झलक दिखाई देगी, चाहे वो भारत के मौलिक अधिकारों के रूप में हो, चाहे वो डीपीएसपी के रूप में। मतलब कहीं ना कहीं अतीत ने पूरी तरीके से अपने आप को भारतीय संविधान, दैट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप किया, और उसके बाद से भारत की राज्य व्यवस्था को संचालित किया गया। अब भारत के इतिहास के फेज कितने हैं बताओ, इतिहास तो पढ़ लिया ना आपने। भारत के इतिहास के कितने फेज हैं, 3। पहला फेज कौन सा है, प्राचीन। दूसरा फेज कौन सा है, और तीसरा फेज कौन सा है। अब इसे बहुत गहराई से समझो। आपने इतिहास में क्या पढ़ा, आपने इतिहास में केवल राजा रानियों के किस्से कहानी मात्र पढ़े, अभी तक के इतिहास यही है, ट्रेंड यही है। और इसमें आपने एक चीज पढ़ी कि राजनीति किस तरीके से गतिशील और संचालित होती। आप इस पूरे के पूरे इतिहास के दौरान क्या पढ़ते हैं कि इन लोगों ने किस किस तरीके से कौन कौन से महकमों को स्थापित किया, किस तरीके से प्रजा को संचालित किया। मतलब कहीं ना कहीं आपने इतिहास में भी किस चीज को पढ़ा है, क्लियर। 1947 से पहले भारत के अंदर राजनीति का जो आयाम है, डायमेंशन है, वो गतिशील होती है किसके माध्यम से। ये सारे के सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे किसके माध्यम से। लेकिन उसके बाद से इस पद्धति को पूरी तरीके से पूरी दुनिया ने लगभग नकार दिया। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में आज भी हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज में अब राजशाही या राजतंत्र नहीं है। उसका स्थान किसने लिया, दैट इज डेमोक्रेसी। क्लियर। तो दोनों में क्या अंतर है, ठीक समझेंगे बहुत गहराई में जाकर। और फिर राजनीति शब्द को आयाम कहां से मिले, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से वो विचारक थे जिन लोगों ने इस पर महत्वपूर्ण काम किया, ये सारा का सारा। तो पूरी दुनिया के अंदर जब भी आप कोई भी विषय पढ़ते हो तो एक नाम आपको हमेशा से ही मिलता है, अरस्तु। और ये नाम जिस कंट्री की देन है वो है आज का आधुनिक ग्रीस या प्राचीन एथेंस। और इसी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, यूनान। और ये व्यक्ति कहां से बिलोंग करता है, यूनान से। ये व्यक्ति तीसरी परंपरा का शिष्य है, किस व्यक्ति का, सुकरात एक प्रबल विचारक हुए यूनान के अंदर,
जिन्होंने पहली बार उस समय की वर्तमान राजशाही पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और वहीं से राजनीति को एक अलग विषय के तौर पर पढ़े जाने लगा था। इनके एक शिष्य हुए प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं या जितने भी और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है आपके यहाँ, उसमें एक शब्द आता है अकेडमी वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप बाय प्लूटो। अकेडमी क्या थी? पूरी दुनिया के अंदर यूरोप में सबसे पहला क्या है? यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय। किसके द्वारा निर्मित? प्लेटो। और प्लेटो की इस यूनिवर्सिटी में कोई भी छात्र अपनी इच्छा अनुसार एडमिशन ले सकता था और अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर गहन अध्ययन कर सकता था। सिलेबस आपको डिजाइन करना है, विचार आपको डिजाइन करना है, सब कुछ हाइपोथेसिस आपको क्रिएट करनी है, निष्कर्ष आपको निकालना है। बेटा अभी लिखो मत प्लीज, पहले समझ लो, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट। अकेडमी क्या थी? ये यूनिवर्सिटी है वहां की, और इसी के छात्र हैं कौन? अरस्तु। दुनिया के जितने भी बेहतरीन विषय हैं उन सब पर किसकी पकड़ थी? अरस्तु। द फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। खगोल विज्ञान में अरस्तु, इतिहास में अरस्तु, राजनीति में अरस्तु। मतलब जितनी भी विषय थे उस समय के, उन सब पर किसकी पकड़ है? अरस्तु की। तो राजनीति शब्द को या राजनीति को विषय के रूप में स्थापित करने का जो काम किया वो किस व्यक्ति ने किया? अरस्तु। सो ही वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु या एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आप पहला वक्तव्य लिखना चाहते हो अपने नोटबुक में तो पहला लिखेंगे पॉइंट, लिखो। यूनानी विचारक अरस्तु, यूनानी विचारक अरस्तु राजनीति के यूरोपियन पिता है। राजनीति के यूरोपियन पिता है। अंशिका, पहले तो पढ़ लिया आपने पॉलिटी, एक बार पढ़ लिया, समझ में आया? बेटा ये मेरा जो विषय है ना, मतलब मेरी इतनी पकड़ है इस विषय पर कि आप चलते फिरते सोते जागते अगर आपके दिमाग के अंदर बैठा दिया तो फिर वो चश्मा लगा रहेगा हमेशा के लिए। और मेरे विषय के अंदर मैं अपने छात्रों की गारंटी इतनी लेता हूँ कि वो 100 में से 100 स्कोर करके आता है। क्लियर? क्योंकि मैं 2015 से तो इसी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हूँ, और हालांकि ये है कि बढ़ती उम्र मानो थमसी जाए, तो उम्र वो दिखती नहीं है। तो कई बार मैं नोटबुक लेकर पहुंचता हूँ क्लास के अंदर, बच्चा सोचता है कि स्टूडेंट ही आ गए। अब बच्चों के बीच 15 मिनट बैठने के बाद थोड़ा हाव भाव चेक करें, उसके बाद जब खड़े हुए कह रहे अच्छा ये गुरु जी हैं, तो आपके मन में धारणा ये है कि गुरु होगा तो दाढ़ी होनी चाहिए, कमंडल हाथ में होना चाहिए, ठीक है, धोती हो, नहीं चश्मा तो ना हो यार। तो हमारी धारणा ये है कि भाई गुरु हो तो मतलब एक उम्र दराज व्यक्ति हो। यार गुरु तो कोई भी हो सकता है, आप बच्चों से सीख लो। इफ यू हैव लर्निंग प्रोसेस देन यू हैव टू लर्न एनीवेयर एल्स, कहीं भी सीख लो, उसमें क्या है, क्यों? और अगर नहीं है धारणा सीखने की तो बाप से बच्चा ना सीखे, तो माँ बाप भी तो प्राथमिक गुरु ही है ना, तो उनसे ना सीखे, है ना? तो इस विषय के अंदर आपकी पकड़ जो होगी वो इतनी होगी कि आप डिबेट, कहीं भी चर्चा हो किसी भी माध्यम की हो तो वहाँ राजनीति को कम से कम सर्वोपरि मानेंगे। और हमारी जो सामाजिक डिबेट होती है लगभग जहाँ भी चौक चौराहे और ये सारे बातचीत, उसमें हमेशा एक तत्व मौजूद रहता है, वो है राजनीति। ये तत्व बिल्कुल कॉमन तत्व है, राजनीति पर हमेशा डिबेट होती है, कहीं भी आप चेक कर लो, चाहे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी हो, तो यहाँ जितनी भी डिबेट्स है हमारी, उसमें एक तत्व छुपा है, वो सीधा सीधा क्या है? राजनीति। इसे बहुत गहराई से समझो, बहुत फेयर चीज है राजनीति, बहुत अच्छी चीज भी है। क्लियर? यूनानी विचारक अरस्तु क्या है? इसके यूरोपियन पिता। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर माना जाएगा तो यहाँ एक नाम है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। जो भारत के राजनीतिक
फिलोसोफर में सबसे बड़े माने गए अभी तक। क्लियर? इसके बाद फिर मनु आते हैं, ठीक, और फिर आधुनिक भारत की बात करें तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आता है। तो ये राजनीति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले भारतीयों में से कुछ एक लोग। और यूनानियों में से बात करेंगे तो कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट लिखो। राजनीति शब्द हेडिंग, राजनीति, राजनीति। जिन बच्चों के पास सिलेबस नहीं है, एक तो वो अपना सिलेबस खरीद लो। बेटा इसे बंद कर दो भाई। आपका एग्जाम कौन सा है? नहीं है, फोकस कौन सा है? सिलेबस है? कहाँ है? बेटा कल जितने भी बच्चे जिनका जो भी एग्जाम है, अपना एक सिलेबस की हार्ड कॉपी यहाँ रखेंगे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आप। जिस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए आपने ये जिंदगी यहाँ तक दांव पर लगाई है, उसका कम से कम एक फॉर्मेट आपके हाथ में होना चाहिए। क्लियर? देखो असफलता का कोई सानी नहीं है, और सफलता अगर आपको मिल गई तो फिर 10 लोग आपके सपोर्ट में ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे। क्लियर? और सफल होने का सीधा तरीका ये है कि भैया वो लक्ष्य जिसके लिए आपने ये चुना है, कम से कम उसका तो फॉर्मेट आपके हाथ में हो। ग्रुप सी का आपका कोई भी एग्जाम है, कोई भी XYZ, आप कल से उसका सिलेबस अपने हाथ में रखेंगे। समझ रहे हैं? सिलेबस के साथ साथ पिछले साल की, ज्यादा नहीं, 5 साल के क्वेश्चन पेपर, ये दो चीज तो आप कर लो तैयार कल के लिए। ठीक है? व्यक्तिगत रूप से भी क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता तो 2 बजे तक मैं यही हूँ, आप खुले दिल से आओ, बैठकर चर्चा करो कि सर ये दिक्कत है, ये है, सब कुछ है, तो उसका पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन सिलेक्शन के लिए जब आए हो भाई यहाँ तक, तो प्लीज बी सीरियस अबाउट। ठीक है? तो कल आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपका सिलेबस जुटाओगे आप, उसके बाद फिर हम लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की बात करें। जितने टॉपिक यहाँ चलते रहेंगे आपके साथ के साथ आपका टेस्ट होता रहेगा पर टॉपिक वाले। मौलिक अधिकार आपने खत्म किए तो 50 या 100 क्वेश्चन आपको केवल मौलिक अधिकार के मिल गए। तो पूरी पॉलिटी से आपने पता चला कि 800 का सवाल कर लिए, और पेपर के अंदर सवाल कितने हैं? 4। तो क्या 800 में से 4 का रेशो भी नहीं मिलेगा आपको? और यही तैयारी आपने हर विषय के साथ की। क्यों? यानी कि 100 सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए आपने 10,000 सवालों पर बिल्कुल निगाह रख दी अच्छे खासे रूप। तब आपको तैयारी में क्या मिलेगा? आयाम। और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? बिल्ड। तब सिलेक्शन के नजदीक। ऐसा मत करना कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, बिना प्रैक्टिस के पहली बार आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो पेपर के अंदर, तो वहां तो स्थिति है डामाडोल। समझ रहे हैं? जिन बच्चों के दिमाग में केवल सिलेक्शन है, उनके दिमाग में मेरिट नहीं होती, ठीक, कट ऑफ नहीं होती। तो आप ये दिमाग में से निकाल दो, आपको तो बस 100 के 100 के लिए पढ़ना है, और 100 के 100 के लिए स्कोर करना पड़ेगा। तो भाई कल से लग जाओ। राजनीति में 2 शब्द हैं, राज और दूसरा। राज शब्द का तात्पर्य किससे हुआ? और नीति का मतलब? वो माध्यम जिसके द्वारा शासन किया जाएगा। नीति का मतलब क्या हुआ? एक किस्म से वो तौर और तरीके जिसके माध्यम से क्या होगा? शासन। तौर तरीकों को अगर हम यहां इनडायरेक्टली ये बोल दे कि इसे ही संविधान कहा जाता है। संविधान, विधान शब्द बना विधि से, ठीक है, और किसी भी राज्य को संचालित करने वाली विधि क्या कहलाती है? संविधान। ठीक है? विधान का मतलब विधि, विधि का मतलब कानून, कानून का मतलब तौर तरीके अर्थात नीति, और यही नीतियां किसको संचालित करेंगी? शासन। शासन का मतलब हुआ पूरा का पूरा राज्य को व्यवस्थित करना। ये इसका संधि विच्छेद है। चाहो तो इसका आप पूरी तरीके से क्या लिख लो? डेफिनेशन, परिभाषा लिख लो। तो इसे उतार लो एक बार।
हो गया, ठीक है। हेडिंग डालो संविधान। संविधान, इसमें लिखो डेफिनेशन। संविधान राज्य के संचालन की नीतियां हैं। संविधान राज्य के संचालन की नीतियां हैं। या ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से राज्य संचालित होता है। या ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से राज्य संचालित होता है। या ऐसा दस्तावेज जिसके माध्यम से राज्य संचालित होता है। क्लियर? देखो, संविधान का मतलब सीधा सीधा नीति अर्थात व्यवस्था से। और किसकी व्यवस्था को संचालित करना है? वेरी गुड। जो बच्चे पुराने हैं वो परिचित होंगे। राज्य क्या होता है अंशिका? पढ़ते नहीं भाई, ये पढ़ते ही नहीं। अब क्लास में आए, कॉपी बंद, उसके बाद तामझाम टाटा बाय बाय। बेटा पढ़ना नहीं होता है। कौन कहता आपको पढ़ो? इसे दिमाग में बिठा लो यार एक बार क्लास के अंदर ही। राज्य क्या होता है बबीता? हाँ भाई। गुरु जी को मारते ना, पूछो अगर हम तो पुराने आदमी। बेटे राज्य बताओ क्या होता है? आप भारत का हिस्सा हो या नहीं हो? आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत क्या है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा आप बताओ, व्हाट इज स्टेट? राज्य क्या होता है? वगैरह सर, उत्तराखंड राज्य है, तेलंगाना राज्य है। भारत भी एक राज्य है, पता आपको? भारत एक राज्य ही है। और ये उत्तराखंड आपके राज्य की इकाइयां हैं। मतलब वो राज्य की बहुत छोटी अवधारणा है। क्लियर? तो राज्य ही है। ये आर्टिकल 12 बता रहे हैं आप। बेटा देखो ध्यान से समझो एक चीज। अगर कहीं भी आप अगर पॉलिटिकल साइंस के छात्र हो, बीए या एमए कर रहे हो उससे, और आपको कॉलेज के अंदर ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी राज्य शब्द का उल्लेख होगा तो वो हमेशा चार चीजों से निर्मित होगा। केवल कितनी चीजों से? केवल चार, ओनली फॉर एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट चाहिए? केवल चार। राज्य होने की सबसे पहली शर्त, एक भूमि का टुकड़ा होना चाहिए आपके पास। क्लियर? राज्य होने की, बेटा अभी रुक जाओ। राज्य होने की सबसे पहली और अनिवार्य तत्व क्या है? भूभाग। ठीक है, भूभाग आपके पास हो, लेकिन भूभाग पर क्या निवास करने चाहिए? वेरी गुड। तो दूसरा तत्व क्या है? यहां खड़े हो जाओ एक बार आगे। जनसंख्या। क्लियर? तो ये तो हमें ही एक हफ्ता लगा था
सीखने में तामझाम इसका क्या था क्या नहीं। तीसरा, इस जनसंख्या को कंट्रोल करने वाली एक क्या होनी चाहिए? और इस सरकार के पास कुछ ऐसे नियम होने चाहिए जिसके माध्यम से अपनी जनसंख्या को बाध्य कर सके अपनी बात को मनवाने के लिए। और बेटा उसे बोलते हैं पावर, सॉवरेंटी। क्लियर? सॉवरेनिटी, सॉरी। और इसे हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। ये चार चीजें क्या बनाती हैं? चाहे अमेरिका हो, चाहिए ब्रिटेन हो, चाहिए फ्रांस हो, चाहिए जर्मनी हो, चाहिए जापान हो, और चाहिए इंडिया हो, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में स्टेट वो होगा जो इन चार चीजों को समाहित करके बैठा। इज दैट क्लियर? सो नंबर फर्स्ट इज लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। क्लियर? ये चार चीजें करती है किसे निर्मित? राज्य को। लिख लो राज्य, हेडिंग डाल लो। ये बहुत बेसिक सा सवाल आता है ग्रुप सी में कि निम्नलिखित में से राज्य का तत्व है, चार ऑप्शन आ जाएंगे और आपको चारों में से एक छांटना है। राज्य, राज्य होने के लिए निम्नलिखित चार तत्वों का होना अनिवार्य है। निम्नलिखित चार तत्वों का होना अनिवार्य है। बेसिक्स अगर क्लियर हो जाए तो संविधान स्टार्ट करें आपका, तो अभी लगेंगे 2-3 दिन वहां तक पहुंचने में। ठीक है? सो राज्य होने के लिए सबसे पहले भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं ना? तो यहां पहला जो शब्द है उसका इंडिकेशन क्या है? दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि उसका भौगोलिक क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई और उसका विस्तार कहां से कहां तक होगा। क्लियर? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भारत की लंबाई चौड़ाई का पूरा आयाम। क्लियर? कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तो वो पूरा का पूरा बाउंड्री लाइन जिसके माध्यम से भारत का क्या हुआ? निर्माण। किसके रूप में? ज्योग्राफी के रूप में, भौगोलिक रूप में। यानी कि भौगोलिक रूप से इसकी कंट्री की सीमाएं कहां तक है, उस पर्टिकुलर भूगोल के अंदर निवास करने वाली। तो ये तो पूरा का पूरा टॉपिक हमारा इकोनॉमी का हो गया, और ये पूरा टॉपिक किसका हो गया? ये विषय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। क्लियर? ये तो हमने अलग कर लिए, चलो भाई ठीक है। दही कहाँ है? दूध से ही है। और घी कहाँ है? दूध से ही है। तो आपने तो अलग कर लिया प्रक्रिया के माध्यम से। तो कुल मिलाकर है ये सारी की सारी चीज दूध के अंदर ही, लेकिन आप उससे दही भी बना सकते हैं, आप उससे मावा भी निकाल सकते हैं, आप उससे घी भी निकाल सकते हैं, आप उससे मक्खन भी निकाल सकते हैं। तो उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया को अगर अलग कर लिया जाए तो आपने से कह दिया कि भैया ये है, ये राजनीति है, ये ज्योग्राफी है, ये फला है, ये। चार विषय जो आपके जीएस के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों के चारों जो विषय हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से क्या हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ठीक है? तीसरा बात करते हैं विशुद्ध एकदम पॉलिटिकल, और ये क्या है आपका? सरकार। अच्छा, इसमें दो चीजों को डिफाइन करने की शायद आवश्यकता ना हो, भूभाग और जनसंख्या, लेकिन सरकार और संप्रभुता को डिफाइन करना पड़े। ठीक है? तो भूभाग का मतलब वो निश्चित जगह जिस पर शासन किया जाएगा, यानी कि एक सीमा हो गई हमारी। और जनसंख्या, इस पर्टिकुलर सीमा के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या। ये तो हम अव्वल हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अव्वल ही हो गए तो भाई, चाइना को पछाड़ दिया और क्या लोग। सरकार को परिभाषित करते हैं, सरकार की डेफिनेशन। सरकार हेडिंग लिख, जाओ बेटे, पूछना नहीं, जाओ बस। एक बच्चा होगा हम तो उसे पढ़ा देंगे, इसमें क्या। अब एक 100 बच्चों को पढ़ाओगे तब भी वही बात है, एक को पढ़ाओगे तो भी वही बात। सरकार, अगर शब्द आए सरकार, देखो आप जैसे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार, सरकार शब्द आता है ना भाई, आता है ना। क्लियर? अच्छा, सरकार का मतलब क्या होता है? रजत, सरकार क्या है? बेटा ये बहुत गहरे सवाल हैं।
क्लियर। देखो इस देश के अंदर नेता बुद्धू नहीं है, यहाँ के नागरिक बेवकूफ हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय थोड़ा ही है। ये मान लिया मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं ये 6ठी से लेकर 12वीं तक सारे नागरिक शास्त्र में भरमार है, सारे के सारे नागरिक शास्त्र। सोशल स्टडी में आप क्या पढ़ते हैं 6ठी से 12वीं तक, लेकिन वहां क्या पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं। अब गुरु जी बस ये तो हम यहाँ से लेके ये लाइन है, अच्छा इसका पहले का आंसर ये है, दूसरे का इसके नीचे है, भाई यही छाप दिया वहां। ये अगर आपको 6ठी से पढ़ाया जाए ना ढंग से तो ये कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था की ये तो व्यापार है जिसमें हम खड़े हैं। क्यों? तो ये है क्यों? क्योंकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है नीचे का वो बिल्कुल डावाडोल था। और गलती किसकी? और सरकार किसने निर्मित की? जनता ने। तो एक्चुअल में गलती किसकी? क्लियर। आपके वोट की वैल्यू 70 रुपए, एक क्वार्टर से। तो कोई हंसने वाली बात इसमें? तो रोने का विषय है। 5 साल आप इंतजार करते हैं, गांव में मेला लगेगा, बड़े बड़े टेंट लगेंगे, तो आप भी चाहते हैं कि नहीं यार 2 उम्मीदवार ना हो प्रधानी के, 20-30 तो हुई, 15-16 होंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा। ये लड्डू बंटवारे वे रसगुल्ले, कंपटीशन और बड़ा, ये मुर्गा ले आए वो पनीर बंटवारे। क्लियर। ये देसी दे रहे वो रोल स्टैक दे रहे। अब ये अगर पब्लिक है देश की जो एक प्रधानी के चुनाव में 20-30-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं गांव के अंदर ही, तो वो जो आदमी निर्मित हुआ है प्रधान आपका, तो वो 50 लाख पूरे नहीं करेगा क्या? बेवकूफ है वो। और तुम कहोगे सर गांव में विकास नहीं हुआ। विकास होगा गांव में, विनाश होगा गांव का। तुम्हारे कुड़ियों के खत्ते वहीं के वहीं, क्लियर, तुम्हारी नालियां वहीं की वहीं। और अगर तुमने ईमानदारी से चुनाव किया हो सच में अपने प्रतिनिधि का, तो गिरेवान पकड़ कर ला सकते हैं आप उसे गली के बाहर। लेकिन ईमानदारी थोड़ा ही थी, तो बेईमान तो हम भी हैं। क्लियर। और हम कहते हैं कि सर हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति गंदी है। यार हम गंदे हैं एक्चुअल में। यही सिस्टम, यही फॉर्मेट ब्रिटेन के हाथों में दे दो आप, तो वो इस हिंदुस्तान को पता नहीं कहां ले जाए। क्लियर। सरकार जब भी शब्द आएगा, अगर राज्य आया तो 4 तत्व, और सरकार अगर तत्व आया तो 3 चीजें आप याद रखेंगे। सरकार के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट जब भी होगी वो 3 तत्वों से मिलकर निर्मित होगी। ध्यान से समझना। बेटा आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश। ये होता है गवर्नमेंट, और इसके लिए 3 तत्व चाहिए हमें। कितने? 3 एलिमेंट्स। पहला, जो आप लोगों के लिए कानून को निर्मित करता है वो बॉडी, जो आपके लिए कानूनों को निर्मित करता है, पहली बॉडी होती है वो। और इसे बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव, और हिंदी में, अर्थात जो विधि का निर्माण करे वो है विधायिका। तो सरकार का पहला तत्व आपके लिए क्या बनाता है? लॉ। तो आप इसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लॉ। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण। तो वो तत्व जो क्या करे? कानूनों का निर्माण। बेटा देश के अंदर ये बताओ कानून का निर्माण कौन कौन सी बॉडी करती है? और लोकसभा राज्यसभा किसका हिस्सा है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के अलावा और ये काम कौन करता है देश के अंदर कानून बनाने का? राज्य विधानमंडल। आपके राज्य के अंदर आपकी राज्य विधानमंडल, आपकी छोटी पार्लियामेंट। जैसे पूरे देश के लिए एक पार्लियामेंट है, ऐसे ही आपके राज्य के लिए भी एक पार्लियामेंट है। बस राज्य में पार्लियामेंट को बोलते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव। वहां भी 2 बॉडी है, अपर हाउस और लोअर हाउस। यहाँ भी 2 बॉडी होती है, अपर हाउस और लोअर हाउस। ये डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल शांति के साथ रहो। कानून निर्मित करने वाली बॉडी का नाम है लेजिस्लेटिव। निर्मित हो गया। लेकिन जो कानून को निर्मित कर रहा है अगर वही कानून को लागू भी करे तो फिर इसका नाम हो जाएगा कार्यपालिका। और अगर केवल ये कानून निर्मित करती हो, इसे लागू नहीं करती हो, लागू कोई और बॉडी करती हो, तो फिर उस बॉडी का नाम भी क्या है? कार्यपालिका। अब आप किसका हिस्सा होंगे? नौकरी करने के बाद, नौकरी में जब सिलेक्शन हो जाएगा किसका हिस्सा होंगे?
क्या आप सरकार के इस अंग का हिस्सा होंगे? ध्यान से जवाब दो। क्या आप कानून निर्मित करेंगे? ये आपके एमपी और एमएलए करेंगे। क्लियर? उनके द्वारा निर्मित कानून जब आपके हाथ में आएगा तो आप उसका क्या कराएंगे? इंप्लीमेंट। तो आप एसआई हो गए या आप कांस्टेबल हो गए, तो आपने कानून निर्मित नहीं किया कि हेलमेट ना लगाने पर कितना जुर्माना है। आपके पास ये तैयार होकर आए कि भैया 300 रुपए या 500 रुपए वसूल करेंगे, तो आप केवल क्या कर रहे हैं? उस कानून को इंप्लीमेंट करा रहे हैं। तो इंप्लीमेंट जो कराएगा वो बॉडी हो जाएगी कार्यपालिका। समझ रहे हैं? तो इसे हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और हिंदी में उतारो। तो ये क्या करती है? कानून को केवल तो आप किसका हिस्सा होंगे? बेधड़क जवाब दो, किसका हिस्सा होंगे? वेरी गुड। तभी तो आपकी गाड़ी पे लिखा होता है ना उत्तराखंड सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन कौन सी बॉडी का पार्ट है? कार्यपालिका, क्योंकि आपने कानूनों को निर्मित नहीं की। अब तीसरा समझो। अगर आपने मेरे ऊपर जबरन, कानून में था कि 300 रुपए वसूल करेंगे, आपने 300 के साथ साथ 200 रुपए रिश्वत भी ले ली मेरे से, तो ये तो होता ही है। क्यों? आपने 200 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है जी, अब मैं पहुंच गया कोर्ट, तो कोर्ट ने तलब किया कि भैया फलाधिकारी आओ और जरा जवाब दो कि ये क्या व्यवस्था हो। दैट मीन्स कि अगर कहीं भी कानून को लागू करते वक्त कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का समाधान करने वाला भी सरकार का तीसरा अंग होता है और उसे बोलते हैं न्यायपालिका। क्लियर? और इसे इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियरी। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक बार ये डिफाइन कर लो, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा कि देश में चल क्या रहा है सिस्टम। जुडिशियरी, न्यायपालिका, ये क्या करती है? विवादों का समाधान। वाह, शुरू होने से पहले ही खत्म। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं नहीं, लेंगे भी तो भाई, चलो चलते रहो। न्यायपालिका क्या करेगी? विवादों का समाधान। अब बेटा ध्यान से समझो एक चीज, ये है राज्य और हम बात कर रहे हैं किसकी? इनडायरेक्टली संपूर्ण भारत। अगर हम भारत के ज्योग्राफिकल हिस्से की बात करें तो कुछ ऐसा तो नहीं लगभग, लेकिन कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारा हिस्सा है विदाउट बाउंड्रीज अभी तक, ये क्या है? ज्योग्राफिकली इंडिकेट करता है भारत को, उसकी आउटर बाउंड्रीज को, यहां तक। क्लियर? तो ये भूभाग क्या है? भारत। ठीक, तो इसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपका जितना भी, दूसरा इस पर जितने लोग निवास करते हैं, चाहे वो 145 करोड़ हो या 147 करोड़ हो या 150 करोड़, वो तमाम पॉपुलेशन जो इस पर्टिकुलर हिस्से के अंदर, इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर निवास करती है, वो इसका दूसरा प्रारूप होगा। अगर सरकार ना हो तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा भारत। भाई अगर सरकार ही ना हो देश के अंदर, फिर तुम बैठ जाओगे शांत, कानून है नहीं तो तुम सारे तालिबानी हो, और तनाव इतना है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय ये तो आपस में मर गए, गांव के गांव खाली, शहर के शहर खाली। सरकार क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तीसरा तत्व इसलिए क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ये होती है सरकार। क्लियर?
तीसरा तत्व राज्य का। और फिर उसके बाद आता है संप्रभुता। संप्रभुता एक किस्म से वो पावर जिसके माध्यम से वो आपको बाध्य कर सके। अब बबीता ने मास्क लगाया, तो समझो ये संप्रभुता यहां डिफाइन किस रूप में हो। 19 में कोविड आया, सरकार का आदेश आया कि 2 गज की दूरी, मास्क है, और जिनके नाक के ऊपर उस समय मास्क नहीं था, लट था ना, फिर एक लट नहीं था, वो लट है संप्रभुता, और ये मास्क है उस संप्रभुता की परिपूर्णता जिसने आपको बाध्य किया कि लगाओ। क्लियर? तो ये मास्क संप्रभुता है किस्म से, और अगर पूर्ति नहीं करोगे तो आन मिलो सजना भी होगा कार्यक्रम में। ठीक है, तो जी राज्य होने के लिए पहले भूभाग, उसके बाद जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। तो संप्रभुता तो एक किस्म से क्या है, आप इसे कह लो संविधान है, विधान है, विधि, नीति। ठीक है, और सरकार को आप डिफाइन कर रहे हैं। तो सरकार का पहला तत्व क्या करता है, सारे के सारे पॉपुलेशन के लिए कानून को निर्मित। तो कानून जो निर्मित करता है वो हो गई लेजिस्लेटिव, जो इस कानून को लागू करेगा वो हो गया एग्जीक्यूटिव, और जो विवादों का समाधान करेगा वो क्या होगी, जुडिशरी। अब अगर इस सरकार को डिफाइन किया जाए तो इसके 22 भाग हैं भारत के संविधान के अंदर, और यही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की रूपरेखा आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो थोड़ा सा पेचीदा है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो आपको इससे पहले 1947 से पहले की कहानी की रूपरेखा तैयार करनी होगी, और कल से हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, भाई चल रहे हो यार बाबू, डरा रहा क्यों यार, बैठ जा भाई। हमारी कल से स्टार्ट होगी क्लास 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सीधे से। तो कल आप आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते हुए 1947 और 1950 तक की रूपरेखा तैयार करेंगे। शब्दावली में कोई दिक्कत हो तो कल पूछ लेना, कल आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए, बस ये कल आज।